वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं एनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दोस्तों ये आशा करता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर आप स्वस्थ होंगे। मित्रों, मेरा नाम है सी एन के शर्मा और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आपके साथ में हूं अनअकैडमी के लिए ऐप के ऊपर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग रात के 9 बजे हैं और हम लोग पढ़ेंगे बहुत स्पेशल टॉपिक। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, मनी। मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग शुरू करवाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने मनी का जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बैंकिंग की तरफ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बैंकिंग का जो इतिहास है वो कैसा रहा, किस प्रकार से हमने अंग्रेजी टाइम पे, अंग्रेजी शासन के अंदर, आज़ादी से पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर हम लोगों ने किस प्रकार से इवोल्यूशन किया हमारी बैंकिंग का, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरा कोड है NKS लाइव। ठीक है मित्रों, क्या है मेरा कोड? NKS लाइव मेरा कोड है। इस कोड के माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी फीस है 1 महीने की, 3 महीने की, 9 महीने की, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने, ये सारी फीस बिल्कुल बढ़ने वाली है। देखो, वर्तमान में हमारी फीस कितनी है 12 महीने के प्रोग्राम की? 11,550। ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 15,950। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप इसको ले लीजिए, क्योंकि फीस हमारी जल्दी बढ़ने वाली है। उसके बाद में 24 महीने की जो फीस है वो 16,800 है, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 23,200 रुपये। तो मित्रों, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस फीस के ऊपर भी जो मेरा कोड है NKS लाइव, NKS लाइव के कोड के माध्यम से आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फीस आपको, जैसे आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी फीस मात्र 10,395 होगी। और मित्रों, मेरा जो कोड है NKS लाइव, NKS लाइव का कोड जो है वो अनअकैडमी की जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप UPSC कर रहे हों, RPSC कर रहे हो, ठीक है, SSC, बैंकिंग, नीट, ठीक है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, नेट, जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स का आप सिलेबस ले सकते हैं। हमारे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको ट्रीट करेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है और ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन है NKS लाइव, इस NKS लाइव के कोड को यूज करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप? आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे लेक्चर की। मैंने आपको बता ही दिया है कि फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से अगर आपने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जब तक आप हमारा कोर्स नहीं खरीदेंगे तो आप कंप्लीट कोर्स नहीं कर सकते। यूट्यूब के पे और हमारी जो स्पेशल क्लासें हैं वहाँ पे हमारा एक सेगमेंट होता है पढ़ाने का, लेकिन जो हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल रहता है वो फुल कोर्स आपको कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर प्लस प्रोग्राम के तहत। वहाँ क्या मिलता है दोस्तों? अगर एक बार आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले लिया है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो आपको 24/7 सर्विसेज मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको क्या मिलता है? पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF मिलती हैं, तो उनसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई भी लेक्चर कितनी भी बार 24/7 आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी तक आपने नहीं लिया है दोस्तों तो जरूर ले लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन ले लें उसके बाद में आप जो हमारा जून का बैच चल रहे हैं उनके लिए आप एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रेगुलर स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। देखो मित्रों, यहाँ पे जो 12 महीने का प्रोग्राम है उसको अगर आप मंथली हिसाब से देखो तो ये मात्र आपको कितना पड़ रहा है? ये मात्र पड़ रहा है आपको 866 रुपये पर मंथ। कितना है दोस्तों? 860 रुपीज़, 866 रुपये पर मंथ आपको पड़ रहा है। उसके बाद में 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये मात्र आपको पड़ रहा है 630 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लिखना है NKS LIVE, NKS लाइव, और जैसे आप NKS लाइव लिखेंगे आपका डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हैं फीस पेमेंट के लिए। फीस पेमेंट आप वॉलेट से भी कर सकते हैं, आप
अपना जो फ़ोन बैंकिंग नेट बैंकिंग है उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या माध्यम है फीस पेमेंट करने के लिए? आपका फ़ोन पे, गूगल पे, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और इवन दो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस पर EMI फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ये सारे माध्यम हैं जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनकेश लाइव कोड के माध्यम से आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों हमने शुरू किया था UGC नेट के अंदर इकोनॉमिक्स का लेक्चर। उसके अंदर हमने पहली यूनिट शुरू की थी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग का जो हमारा मनी वाला पोर्शन है वो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। MCQs बचे हुए हैं, वो MCQs हम लोग कल और परसों 2 दिन क्या करेंगे, सिर्फ MCQs करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ें कल भी और परसों भी, क्योंकि दोनों दिन हमारी स्पेशल क्लासें रहेंगी रात को 9 बजे, जिनमें हम लोग MCQs करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मित्रों बैंकिंग। ठीक है, और बैंकिंग में हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग कैसे हुआ। ठीक है, बैंकिंग का जो चलन है इतिहास में वो किस प्रकार से शुरू हुआ, हमने बैंक को कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बैंकों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैंने जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेफिनेशन उसकी, उसके एग्जाम का पैटर्न, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और उसके बाद MCQ। तो हमारी मनी कंप्लीट हो चुकी है, इसके MCQ हम लोग कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेट टॉपिक कौन सा हमारा, बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर हम बैंकिंग का इतिहास देखेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब आप सोचो कि हमारी बैंकिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो दोस्तों, हम लोग शुरू से बात करें, यानी आज से 1000-2000 साल पहले उस जमाने में बैंकिंग नहीं करती थी। मतलब बैंकिंग का ये जो स्वरूप है आज की तारीख में जो आप बैंकिंग देख रहे हैं, ऐसी बैंकिंग उस जमाने में नहीं होती थी। लेकिन इस जैसी कुछ बातें वहाँ भी थी, जैसे इंटरेस्ट यानी सूद। सूद शब्द जो होता था, सूद शब्द यूज किया करता जाता था, वैदिक काल में भी था। उसके बाद में सोन जो भी मौर्य काल, मगध काल, बौद्ध काल जो भी बने, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेवल और मॉडर्न, सब में हमें सूद लेने का जो तरीका है वो बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो वो सूद लेते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में आपने एक शब्द सुने होंगे, हमारे सेठ, साहूकार, श्रॉफ, ठीक है, महाजन, ये लोग कौन से थे? ये कम्युनिटी थी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो क्या करते थे, जो कि पैसा उधार देते थे और उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लेते थे। मतलब जस्ट लाइक बैंकिंग का ही काम करते थे। बैंक हमारे क्या काम करते हैं, बैंक हमें पैसा जमा करते हैं और वो पैसा जो है वो लेंडिंग करते हैं आम पब्लिक को। इन द सेम पैटर्न जो हमारे सेठ हैं, साहूकार हैं, श्रॉफ हैं, महाजन हैं, ये भी हमारे क्या थे, ये हमारे इनफॉर्मल बैंकिंग यानी असंगठित क्षेत्र के जो लोग के बैंकर थे, ये जिन पे कोई नियम, कायदे, कानून, रेगुलेशंस नहीं थे। आम जनता इनसे पैसे लेती थी और ये मनचाहा इंटरेस्ट रेट उनसे वसूल करते थे। ठीक है, सालों सालों तक केवल इंटरेस्ट के अंदर ये अपना काम इनसे करवाते रहते थे। ठीक है, तो अब लोग आगे बढ़े, तो मैंने आपको बताया कि वैदिक काल के अंदर भी हम लोगों को क्या मिलता है, इसके सबूत मिलते हैं कि हमारे वैदिक काल के अंदर कुस्तुदीन नाम के जो व्यक्ति हैं जो सूद वसूल करता है, ऐसी चर्चाएं आती है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य को क्या बोलते हैं लोग, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने क्या लिखी, अर्थशास्त्र लिखी। ठीक है, और चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी वो सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की बुक नहीं थी, वो क्या थी, पूरा शासन, प्रशासन, ठीक है, शासन प्रशासन, ठीक है, उसके अलावा अर्थव्यवस्था, इन तीनों पे आधारित थी उनकी ये व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, शासन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, तीनों पे आधारित उनकी ये व्यवस्था थी। इसमें अर्थव्यवस्था में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से किसी शासन व्यवस्था को कर की वसूली करनी चाहिए, कितने कर जनता पे लेने चाहिए और उस जनता को कर्ज वसूल करते हैं उसको किस प्रकार से जनता को वापस लौटाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी कौटिल्य शासन। कौटिल्य जो थे, कौटिल्य कब थे आप सब लोगों को पता है, कौटिल्य मौर्य काल में जो फर्स्ट संस्थापक थे उसके, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमारे अशोक आए, तो मौर्य काल आप पढ़ोगे, ठीक है, तकरीबन 300 बीसी के आसपास के जो काल है, 300 बीसी के आसपास का जो काल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौर्य काल कहते हैं। उसके बाद आईन अकबरी में भी इस बात की चर्चा की गई है, सेठ साहूकार और ब्याज वगैरह की। फिर ये हमारे सेठ साहूकार, महाजन, सरोफ, इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। यानी इसका मतलब हमने क्या समझा, इसका मतलब हमने ये समझा कि इंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे जो बैंकिंग थी वो एक इनफॉर्मल माध्यम से होती थी, यानी उसका कोई लीगल मेथड नहीं था, किसी राजा या प्रशासन का उन पे हाथ नहीं था, बल्कि एक खुद अनऑर्गेनाइज सेक्टर का चैनल था, जिसके माध्यम से ये सेठ साहूकार, महाजन, सरोफ जो लोग थे, वो लोग आम आदमी को लोन देते थे, ठीक है, और उससे ब्याज वसूल करते थे, ठीक है। यहाँ तक की तो हमारी पुरानी बात हो गई। अब बात करेंगे विश्व में पहला बैंक कब बना, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि पूरे विश्व के अंदर फर्स्ट बैंक कब बनाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक कब बना इस विश्व के अंदर, तो दोस्तों फर्स्ट बैंक का नाम बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। क्या नाम है, बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद कौन बना, बैंक ऑफ बार्सिलोना, ठीक है। तो बैंक ऑफ वेनिस कब बना, बैंक ऑफ वेनिस बना 1157 एडी के अंदर, ठीक है। 1157 ईस्वी के अंदर बैंक ऑफ वेनिस बनाया गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक है, वर्ल्ड का क्या है, फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय के परिप्रेक्ष्य के अंदर, भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो मॉडर्न बैंकिंग है वो कब चालू हुई। दोस्तों इसको पढ़ने के लिए हमें दो तरीके हैं। 18वीं शताब्दी से पहले क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद से लेके आज़ादी तक क्या हुआ, और आज़ादी के बाद में, ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या घटना घटी है, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसकी जो स्टडी है ये प्री और पोस्ट की, उसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग के अंदर काउंट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगी बात। तो 1800 से पहले क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है जब अंग्रेज आए, तकरीबन 16वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज आना शुरू हो गए, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहाँ शासन प्रशासन स्थापित किया, वो सबसे पहले आए बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल। उसके बाद में इन्होंने कहाँ शासन स्थापित किया, उस जमाने में मद्रास, जो हमारा चेन्नई था उसको क्या बोलते थे, मद्रास, ठीक है, और बॉम्बे। इन तीन एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। पहनों की समस्या है, ठीक है। इन तीन एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया और इन तीन एरिया के माध्यम से क्या किया, क्या स्टार्ट की, अपना शासन प्रशासन स्थापित किया, ठीक है। अब आज 18वीं शताब्दी से पहले जब अंग्रेज आए तो उस जमाने में एक बैंक इंडिया में बनाया गया था, ठीक है। उस बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है मित्रों। क्या नाम था इस बैंक का, इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बनाया गया था, 1770 में। किसने बनाया, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी जिन्होंने इसको बनाया। कैसे बनाया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। हालांकि थोड़े दिन बाद में ये बैंक बंद हो गया था, क्योंकि उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट इनको मिला नहीं था, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाया था इन्होंने। किसको बनाया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन बैंक हिंदुस्तान जैसी कोई बात इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि किसी भी हिंदुस्तानी का ना तो इसमें पैसा लगा हुआ था और ना ही किसी हिंदुस्तानी को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने दिया गया था। तो यहाँ पे आपको सवाल ये आ जाए कि भारत का सबसे पहला ऑफिशियल बैंक कौन सा बना, तो उसका राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 के अंदर अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बनाया गया और एक प्राइवेट बैंक के रूप में वर्किंग कर रहा था, ठीक है। ये तो रही पहली बात। अब बिफोर 1800 की बात ये होगी, शुरू में इस बैंक से बनने से पहले भी क्या हुआ, कुछ एजेंसी हाउस बनाए गए, ठीक है। एजेंसी हाउस क्या थे, एजेंसी हाउस थे बैंक
मतलब जो अंग्रेजी सरकार में जो अफसर थे, जो एम्प्लॉय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय और अफसर थे, वो लोग अपना पैसा कहाँ लगाते थे? जो उनको सैलरी मिलती थी उस सैलरी को वो इंग्लैंड इतनी आसानी से लेके जा नहीं सकते थे, तो इस पैसे को वो लोग इन एजेंसी हाउस में लगा देते। और ये एजेंसी हाउस नीचे की तरफ अनऑफिशियली क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट देना, लोन देना शुरू कर दिया था। तो पहले ये एजेंसी हाउस थे, उसके बाद हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान आ गया, ठीक है। तो देन आफ्टर हमारे आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई है, ठीक है। अब 1800 से लेके 1860 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1800 से लेके 1860 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1800 से लेकर 1860 के बीच में इंडिया में बहुत सारे बैंक बने, मतलब कुछ 1800 से लेकर 1860 के बीच में केवल प्रेसिडेंसी बैंक बना, और 1860 के बाद में इंडिया में बहुत सारे बैंक बने। इलाहाबाद बैंक, अवध बैंक, पीएनबी, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको बहुत सारे नाम गिनाऊंगा जो कि 1860 के बाद बने हैं। उस देखो मित्रों, मैंने आपको बताया जब अंग्रेज आए, ठीक है, तो अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया में 3 एरियो के अंदर शासन करना शुरू किया, ठीक है। तो उन 3 एरियो में शासन प्रशासन करने के लिए उनको कुछ बैंकों की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से, क्या नाम बताया? प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, इस तरीके से उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी, ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से। इन बैंकों को क्या नाम दिया गया? इन बैंकों को नाम दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। प्रेसिडेंसी बैंक क्यों? अब आप दूसरे तरीके से अगर देखें तो ये प्रेसिडेंसी बैंक आज भी अस्तित्व में है। आप कहेंगे सर कैसे, आज अस्तित्व में कैसे हैं? वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेसिडेंसी बैंक जो है ना वो आज भी अस्तित्व में है। देखो मित्रों, मैंने आपको बताया कि जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, वो बैंक ऑफ बंगाल नहीं बनाया गया था, इनिशियली बनाया था बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1809 में चेंज कर दिया गया। 1809 में 1806 में बनाया बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद 1809 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है मित्रों। 1809 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। यहां तक क्लियर है आपको? 1840 के अंदर, 1840 के अंदर एक बैंक और बनाया, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 के अंदर बनाया दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास। यहां तक क्लियर है कि अंग्रेजों ने 3 एरिया में शासन शुरू किया, बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में, और तीनों एरियो के अंदर उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कर दी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। यहां तक क्लियर फ्रेंड आपको? आगे बढ़े। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक घटना घटती है पूरे विश्व के अंदर। क्या घटना घटती है? 1914 से लेके 1918 तक इंडिया में बहुत सारे बैंक जो हैं वो बंद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं इस पीरियड के अंदर। क्यों? इस पीरियड के अंदर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या होता है मित्रों? इस पीरियड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया, मतलब पूरे देश के अंदर एक आर्थिक मंदी जैसा माहौल बन जाता है, और ये बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंक जो कि प्राइवेटली ऑपरेट कर रहे थे, जो ये बैंक प्राइवेटली ऑपरेट कर रहे थे, ये बैंक हो जाते हैं बंद, ठीक है। उसके बाद में जेम केन्स, जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के क्या थे, जन्मदाता हैं, उनकी सिफारिश के आधार पे इन तीनों बड़े बैंकों को आपस में कर दिया जाता है मर्ज, ठीक है। और मर्ज करने के बाद में 1921 के अंदर, 1921 के अंदर, ठीक है, तो 1921 के अंदर इस बैंक का नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक। क्या रखा गया दोस्तों? इंपीरियल बैंक। सर इंपीरियल बैंक, बिल्कुल इंपीरियल बैंक, इस बैंक का नाम रखा गया, ठीक है फ्रेंड्स।
कब रखा गया? 1921 के अंदर। ठीक है। अब इस इंपीरियल बैंक को आज़ादी के बाद में, क्योंकि ये इंपीरियल बैंक बनाया गया था एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के रूप में, आज़ादी के बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण यानी इंग्लिश में बोले तो नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण क्या होता है मित्रों? जब किसी प्राइवेट कंपनी को कोई गवर्नमेंट जो है उसके 100% स्टेक को एक्वायर कर ले, किसी प्राइवेट कंपनी के 100% स्टेक को कोई गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, तो उस केस को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो इंपीरियल बैंक के जितने भी शेयर थे उस शेयर को भारत सरकार ने एक्वायर कर लिया। ठीक है। इंपीरियल बैंक के भारत जितने भी शेयर थे उसको किसने एक्वायर कर लिया? भारत सरकार ने एक्वायर कर लिया, और उसका नाम क्या दे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया। और ये सब किसकी सिफारिश पे हुआ? ये एडी गोरेवाला एक कमेटी बनाई गई थी। क्या नाम था मित्रों इसका? एडी गोरेवाला। तो एडी गोरेवाला कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसका नाम बदला गया, और नाम रख के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों। तो 1 जुलाई 1955 को जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है का जो वर्तमान स्वरूप है ये आप सबके सामने आता है। अब आप कहेंगे सर ये आपने कहा था कि प्रेसिडेंसी बैंक का पार्ट है, तो आप देखो यहाँ पे इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का नाम, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को जोड़ा गया आपस में, उनका नाम क्या बदला गया? इंपीरियल बैंक, और इसी का नाम बदल के कर दिया स्टेट बैंक। ठीक है, कैपिटल चेंज कर दी गई, लेकिन बैंक तो ऊपर से यही चल रहे थे ना, तो ये हो गया हमारा भारत सरकार का बैंक। ठीक है, एक तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट कहा गया। एंड एसोसिएट क्यों कहा गया मित्रों? कि यहाँ इनके साथ में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कुछ और अन्य बैंक भी जोड़ दिए गए। ठीक है, कुछ और अन्य बैंक। दोस्तों आज़ादी से पहले आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी रियासतें काम करती थी, मतलब राजा महाराजाएं थे, और हर राजा महाराजा ने अपना कुछ एक दो बैंक बना रखे थे। ठीक है, तो उस बैंकों के नाम पे उन राजा महाराजाओं के जो बैंक थे उन बैंकों को टेक ओवर करके उनको सबको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? उनको मर्ज कर दिया गया दोस्तों एसबीआई के साथ में। ठीक है, कैसे सर बताते हैं अभी। ठीक है, देखो बैंक एसोसिएट बैंक हमारी एसबीआई है, ये एसबीआई है, वो 1955 में बना। इसके बाद 1959 के अंदर इसके साथ में कुछ एसोसिएट बैंक को जोड़ दिया गया, कुछ एसोसिएट बैंक को इसके साथ में ऐड कर दिया गया। कब ऐड कर दिया गया? 1959 के अंदर। ठीक है मित्रों, 1959 के अंदर ये एसोसिएट बैंक के साथ मर्ज कर दिए गए। अभी कौन कौन से एसोसिएट बैंक थे? ठीक है, तो इसमें था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, ठीक है, और पटियाला। ठीक है, क्या नाम थे? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर, पटियाला, हैदराबाद, ट्रावणकोर, मैसूर और इंदौर। ये सारे बैंक जो थे, इन बैंकों को किसके पीछे लगा दिया गया? इन बैंकों को एसोसिएट के साथ में जोड़ दिया गया, यानी एसोसिएट बैंक एसबीआई के साथ जोड़ दिया गया और इनको नाम दिया गया एसोसिएट बैंक्स। अब ये एसोसिएट बैंक्स थे जो किसकी निगरानी में थे? एसबीआई की निगरानी में, यानी एसबीआई इनको ऊपर से जो इनको सपोर्ट चाहिए था वो एसबीआई कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है मित्रों? बाद में एक और घटना घटती है। ये बैंक कमजोर बैंक थे। कमजोर बैंक क्यों थे? क्योंकि ये एक छोटे एरिया में काम करने वाले बैंक थे। तो एसबीआई ने क्या कहा? इनका मर्जिंग करना शुरू किया आपस में। ठीक है, मर्ज करने की शुरू किया और धीरे धीरे उनको आपस में मिलाया और उसके बाद अपने अंदर शामिल कर लिया। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सारे एसोसिएट बैंक्स हैं, वो सारे एसोसिएट बैंक समाहित किस में हो चुके हैं? एसबीआई में समाहित हो चुके हैं। ठीक है, तो अब एक ही बैंक बचा है। ये सारे बैंक कहाँ जा चुके हैं? इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जा चुके हैं। बात क्लियर दोस्तों आपको यहाँ तक? ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल, जितने भी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर,
SBBJ, SBBT, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सब बैंक किसमें चले गए, सारे बैंक मर्ज हो गए SBI के अंदर। ठीक है, अब यहाँ कुछ कंसेप्ट है दोस्तों। देखो पहले तो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ये दोनों बैंक अलग हुआ करते थे उस जमाने में। जो बैंक बीकानेर रियासत थी उसका बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, और जो जयपुर रियासत थी इसका नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ठीक है, आपको ये क्लियर है यहाँ पे। इन दोनों बैंकों को, ये दोनों कमजोर बैंक थे, इनको मर्ज कर दिया गया 1963 के अंदर। ठीक है, कब मर्ज कर दिया गया, 1963 के अंदर। और इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अगला बैंक जो था वो था स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र बैंक को 2008 के अंदर किसमें शामिल कर दिया गया, SBI के अंदर शामिल कर लिया गया। कब शामिल कर लिया गया, 2008 के अंदर। ठीक है, और बाकी सारे बैंकों को अभी साल 2 साल के अंदर इसमें शामिल कर लिया गया, SBI के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो अब जितने बैंक थे वो सब मर्ज होकर किसमें चले गए, SBI के अंदर। देखो मित्रों, मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे बैंक थे ये सारे किससे थे, ये प्रिंसली बैंक थे। प्रिंसली मतलब ये राजा महाराजाओं से संबंध रखते थे ये बैंक्स। ठीक है, कैसे सर, देखो महाराजा भूपेंद्र सिंह थे पटियाला के, उन्होंने पटियाला बैंक बनाया था। ठीक है, पटियाला स्टेट बैंक कब बनाया था, 1917 में, जो बाद में क्या बना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और किस में मर्ज हुआ, SBI के अंदर। इसी प्रकार से बैंक ऑफ मैसूर जो था वह एस्टेब्लिश बाय 1913 के अंदर ये बैंक बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, जो वहाँ के शासक कौन है, वहाँ जो मैसूर घराने के जो शासक होते हैं उनको बोलते हैं वाडियार शासक। ठीक है, तो वहाँ के महाराजा थे महाराजा कृष्णा राजा वाडियार। क्या थे, कृष्णा राजा वाडियार चतुर्थ ने 1913 के अंदर बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण किया। 1943 में जो जयपुर के महाराज थे उन्होंने बैंक ऑफ जयपुर का निर्माण किया। इसी तरीके से बैंक ऑफ बीकानेर का निर्माण किया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वहाँ के जो निजाम फैमिली थी, निजाम वंश के जो राजा थे, उन्होंने बनाया 1941 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्रावणकोर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, ट्रावणकोर का एरिया कौन सा है, जो केरला वाला जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रावणकोर एरिया। तो उसको बनाया गया स्टेट बैंक ट्रावणकोर को 1945 के अंदर। किसके द्वारा, डॉक्टर CP रामास्वामी अय्यर के द्वारा, जो कौन थे, ट्रावणकोर के दीवान थे। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपको। ये बैंक्स इस टाइम पे, अलग अलग टाइम पे इस तरीके से फॉर्मेशन हुए थे। ठीक है, तो इन सब बैंकों को बाद में किस में विलय कर दिया गया, इस सब बैंकों को बाद में विलय कर दिया गया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये थी स्टेट बैंक की कहानी। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने आपको 2 चीज़ बता चुका हूँ कि भारत में बैंकिंग का एवोल्यूशन क्यों हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, उसके बाद में भारत में प्रेसिडेंसी बैंक बने, और प्रेसिडेंसी बैंक के बाद में इंपीरियल, और फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसोसिएट बैंक किस प्रकार से जुड़े, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। स्टेट बैंक जो हमारे एसोसिएट बैंक थे वो कैसे बनाए गए थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, 1860 का जो पीरियड आता है उसके बाद में इंडिया में बैंक्स बढ़ना शुरू होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और बहुत सारे बैंक बनते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक, ठीक है, कब बना, 1865 के अंदर। कब बना दोस्तों इलाहाबाद बैंक, 1865 के अंदर। अलायंस बैंक बना 1881 के अंदर। अवध कॉमर्शियल बैंक बना, इंडिया का फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक, और इंडिया का फर्स्ट बैंक जिसके अंदर किसी इंडियंस को जगह दी गई। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद में 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बना। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा BOB बना। ठीक है, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना, और उसके बाद में मैसूर, और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1916 में। इस तरीके से हमारे अलग अलग एज टाइम पे फ्रेम के अंदर बहुत सारे बैंकों का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आज की तारीख में कोई बैंक जो कि सबसे पुराना बैंक है वो बैंक है इलाहाबाद बैंक है। क्यों, बाकी सारे बैंक हो चुके मर्ज, तो इलाहाबाद बैंक जो जीवंत बैंक है, जो अभी भी वर्किंग कर रहा है। तो आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर कि इंडिया का सबसे ओल्ड ग्रांटेस्ट बैंक कौन सा है, तो वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये इन बैंकों के साथ में कुछ कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी ये है कि इंडिया का फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक कौन सा है जिसमें इंडियंस को जगह दी गई। तो इंडिया का फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है मित्रों
ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम लोग? अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1881 के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं सर। इंडिया का फर्स्ट बैंक, जो इंडिया का बैंक था, इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट बैंक है दोस्तों पीएनबी। ठीक है, क्या है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। किसकी प्रेरणा से बना? लाला लाजपत राय की प्रेरणा से बना। कहाँ पे बनाया गया? लाहौर के अंदर बनाया गया। अब इसको फर्स्ट इंडियन बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी, इस कैपिटल में कुछ पैसा किसका लगा हुआ था? इंडियंस का लगा हुआ था। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जगह मिली इंडियंस को। इसको इसलिए इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंडिया का फर्स्ट बैंक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया का फर्स्ट बैंक। ठीक है। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना? अवध कॉमर्शियल बैंक। पहला बैंक जिसमें इंडियंस को जगह दी गई वो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन संपूर्ण रूप से भारतीय बैंक किसको माना गया? बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को। कब बनाया गया था? 1894 के अंदर। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। किसकी प्रेरणा से? लाला लाजपत राय की प्रेरणा से। तो ये कहानी हो गई हमारी पीएनबी की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक, ठीक है, होली, देखो यहाँ पे दो बात ध्यान रखनी है। ये इस बैंक के अंदर कैपिटल काम में पूर्ण रूप से इंडियंस की कैपिटल नहीं थी, कुछ हिस्सा कैपिटल्स था, लेकिन इंडिया के लोगों के द्वारा, इंडियन लोगों की फंडिंग के द्वारा बनाया गया पहला बैंक कौन सा था मित्रों? वो बैंक था स्वदेशी बैंक, जो था जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों इसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया? 1911 के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है कि स्वदेशी बैंक इंडिया का पहला बैंक है, मतलब जिसके अंदर 100% कैपिटल, होली ओन्ड। यहाँ शब्द इंपोर्टेंट क्या है? होली ओन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, होली ओन्ड बाय इंडियंस। ठीक है, तो वो बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1911 में बनाया गया, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण स्वदेशी बैंक कहते हैं। आप अगर सेंट्रल बैंक में जाओ भी कभी, तो आप वहाँ पे बड़े बड़े अखबारों के, मतलब जो उसके पोस्टर्स हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? लिखा हुआ स्वदेशी बैंक, भारत का पहला स्वदेशी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा है जिसकी ब्रांच, फर्स्ट बैंक उस ब्रांच वाज ओपन आउटसाइड द इंडिया। ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांच इंडिया के बाहर खोली गई? ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा एक बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, उस बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड के बाहर पहली ब्रांच खोली कहाँ पे? लंदन। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो उस लंदन के अलावा तो खोल नहीं सकते थे हम लोग, इंग्लैंड के अलावा। तो 1946 के अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली ब्रांच इंडिया के बाहर कहाँ पे स्टेब्लिश की? 1946 में लंदन के अंदर स्टेब्लिश की। कंसेप्ट क्लियर है आपको? अवध कॉमर्शियल बैंक फर्स्ट पहला बैंक जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक था। लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कैपिटल होती है वो शेयरों में बढ़ जाती है, जो पैसा होता है वो शेयरों में बढ़ जाता है। यानी कल को बैंक बर्बाद भी हो जाए, राख भी हो जाए, तो उसके जो मालिक हों उन पे लायबिलिटी नहीं आए, उनकी लायबिलिटी उतनी ही रहे जितने की वो उन्होंने शेयर होल्ड किए हैं। इसके बारे में, शेयरों के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे जो बैंकिंग वाला पार्ट होगा, और उसके बाद में कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि इन के जो ओनर थे, उन ओनरों ने क्या कहा? शेयर ओन्ड कर रखे थे, और उस शेयर के बदले जो उनकी लायबिलिटी थी इस बैंक के प्रति, बर्बादी की या मतलब नुकसान के समय की, वो लिमिटेड थी। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक बोलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन बैंक था जिसमें किसी इंडियंस को जगह दी गई, तो इसका नाम क्या है? अवध कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद मैंने पंजाब नेशनल बैंक आपको बताया कि इंडिया का फर्स्ट बैंक है जिसमें इंडियंस की कैपिटल लगी। ठीक है, भले ही पार्शल लगी, लेकिन इंडियंस की कैपिटल यहाँ पे लगी। कब बनाया गया? 1894 में लाहौर के अंदर, और लाला लाजपत राय की प्रेरणा से। उसके बाद स्वदेशी बैंक कौन सा हमारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 के अंदर बना। उसके बाद पहला ब्रांच बैंक कौन सा था जिसने आउट ऑफ इंडिया ब्रांच खोली? वो था हमारा बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम पहली ब्रांच कहाँ खुली? लंदन के अंदर खुली। ठीक है, अब दोस्तों दो घटनाएं घटती हैं। पहला पीरियड तो था 1914 से लेके 1918 तक का। ये पीरियड मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों?
क्योंकि इस पीरियड के अंदर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस पीरियड में हम लोग हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए। तो हमारा कौन बैंक खुला उसके बाद में 1921 के अंदर, इंपीरियल बैंक। क्या खुला दोस्तों, इंपीरियल बैंक खुला हमारा 1921 को, जो बाद में किस में बदला गया, एसबीआई के अंदर बदला गया। ठीक है, उसके बाद 1929 से लेके 1934, ठीक है, उसको हम लोग इस पीरियड को क्या बोलते हैं, अगर आप अखबारों में पढ़ो या फिर किताबों में पढ़ते होगे, तीसा की मंदी। क्या कहते हैं हम उस पीरियड को, तीसा की मंदी। तीसा की मंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1930 में सबसे भयानक मंदी रही थी। हालांकि ये दो जो 1929 से लेके 1934 तक रहा, लेकिन 1930 जो था जिसमें तीसा की मंदी, इसलिए 1930 से जोड़ के इसको क्या कहते हैं, तीसा की मंदी। ठीक है, इसको वो लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। कहाँ पे आया था ये ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये ग्रेट डिप्रेशन आया कहाँ था, ठीक है, ये ग्रेट डिप्रेशन आया था दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विश्व की महानतम मंदी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका इतिहास उठाएंगे, जो हमारे यूएनओ की जड़ों को ढूंढेंगे, ठीक है, तब हम लोग वापस तीसा की मंदी के बारे में बात करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से किन किन संस्थाओं का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा वो हुआ। अब इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, इसका और इसका। इसके बाद में इनके बेसिस के रूप में 1920 के अंदर इंडिया में एक कमीशन बनाया गया था, जिस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑफ, ठीक है, करेंसी, रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी, जिसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों, हिल्टन यंग कमेटी। तो हिल्टन यंग कमेटी 1920 में बनी, इसकी रिपोर्ट आई 1926 के अंदर, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे हमारा क्या बना था इंडिया में, आरबीआई। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस कमेटी के आधार पे आरबीआई बना। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से आरबीआई। ठीक है तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुई, रिजर्व बैंक इंडिया की सब्सिडरी कौन कौन सी है, ठीक है, तो वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश के आधार पे हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है, हमने इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि सबसे पहला बैंक जो हमारा था वो कौन सा बैंक बना, सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब बना, 1770 के अंदर। ठीक है, कहाँ बनाया गया, कलकत्ता के अंदर, और किसने बनाया, अलेक्जेंडर कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंकों की पूरी कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1960 से लेकर 1913 में बहुत सारे बैंक बने। इलाहाबाद बैंक इंडिया का ग्रेट ओल्डेस्ट बैंक, इलाहाबाद बैंक 1865, अलायंस बैंक, अवध बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक इन विच इज ऑपरेट बाय इंडियंस। ठीक है, उसके बाद में 1894 में जो लाला लाजपत राय की सहायता से क्या बना, फर्स्ट इंडियन बैंक बना, जिसमें इंडियंस की कैपिटल लगी, क्या नाम था उसका, पीएनबी। उसके बाद में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया 1906 के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या खास बात जुड़ी थी कि बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के बाहर पहली बार ब्रांच खोली थी लंदन में। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक था जिसने लंदन के अंदर ब्रांच खोली थी। उसके बाद इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक किसको कहा हमने, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया, 1911 में। और बैंक ऑफ मैसूर कब बनाया गया, बैंक ऑफ मैसूर 1913 के अंदर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी कहानी थी हमारी इंडियन बैंकिंग की, किस प्रकार से इंडियन बैंकों का इवोल्यूशन हुआ और किस प्रकार से इंडियन बैंक्स धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। ठीक है, और किन किन स्थितियों में इंडियन बैंक्स ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एसोसिएट बैंक जोड़े गए, वो कैसे थे, एसोसिएट बैंकों की कहानी प्रिंसली स्टेट थी, तो प्रिंसली स्टेट में किस प्रिंसली स्टेट के साथ में कौन सा बैंक जुड़ा हुआ था वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी कहानी हमने अब तक कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे जो ये बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग तो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट रह गया दोस्तों, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन
राष्ट्रीयकरण को कहते हैं। अब राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब किसी प्राइवेट कंपनी के 100% शेयर को गवर्नमेंट एक्वायर कर ले। सपोज करो कि ये XYZ कोई कंपनी है, ठीक है, जिसके पास में क्या है 100 शेयर है, और इस 100 शेयर को अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज कर ले तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। तो इंडिया में 2 लेवल पे बड़े स्तर पे राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला था 19 जुलाई 1969 को, और दूसरा 15 अप्रैल 1980 को। 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980। 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ कि 14 जो बैंक थे हमारे, कौन से बैंक थे दोस्तों, 14 हमारे जो नेशनल बैंक थे, उन बैंकों को जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, 14 वो बैंक जिनकी कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, उनको क्या कर दिया गया, उनकी कैपिटल को एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। कितनी जुलाई को, 19 जुलाई 1969 को। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को नाम दिया राष्ट्रीयकरण। ठीक है, उसके बाद में 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया मित्रों। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का। और ये बैंकों को, कौन से बैंक थे जिनकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, वो बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उन बैंकों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1969 और 1980 के अंदर मास लेवल पे, बड़े लेवल पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 और 6 बैंकों का, 14 शुरू में 14 बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा थी, उसके बाद 6 बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए ज्यादा थी। इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया। तो हमारे कुल राष्ट्रीयकरण बैंक कितने हो गए, 20। अब इस 20 में से एक बैंक जो था कमजोर बैंक, उस बैंक को, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक को मर्ज कर दिया गया किसके साथ में, PNB के साथ में। कब मर्ज कर दिया गया, 1993 के अंदर। तो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक कितने बच गए, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक बच गए 19। ठीक है मित्रों, 19